हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वह किया था बोर बरी मॉडल परमाणु पर। ठीक है, वहां से हमने ये चारों मॉडल पढ़ लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा थॉमसन मॉडल। अर्लियर मॉडल्स जो सम अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम में हम लोगों ने डिस्कशन किया, सबसे पहले थॉमसन मॉडल पर, फिर रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स पर। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा उस टॉपिक का नाम था, आपको याद होगा, रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बोर मॉडल। अब आज हम लोग ये पढ़ेंगे, इनसे मॉडल तो हम लोगों ने सभी पढ़ लिया। अब जो 9th का सिलेबस है उसमें कुछ हम लोग जनरल चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक। क्या पढ़ेंगे? परमाणु क्रमांक, जिसे कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। फिर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार, इसे कहते हैं एटॉमिक वेट। क्लियर? आज हम लोग इन दो चीजों पर डिस्कशन करेंगे। अब अगर सबसे पहले हमसे कोई ये पूछता है कि ये परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है, तो हम आपको एक जनरल सी बात बताते हैं। जैसे हम ये जानते हैं परमाणु है और ये परमाणु का क्या है? नाभिक। ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर की क्या है? कक्षाएं। नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, हम एक आपको जनरल बात बता दें। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो परमाणु होता है वह दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक नाभिक और एक नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं। नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो हमारे कहने का मीन्स ये है कि हम जानते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है वह पूर्ण रूप से न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और उदासीन परमाणु तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। तो अगर हम किसी परमाणु क्रमांक को डिफाइन करते हैं तो एक बात समझिए कि जो प्रोटॉन पर हुआ वो धनावेश हुआ और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि वैसे ये बात क्लियर है कि अगर कोई उदासीन परमाणु है, कैसा परमाणु है? उदासीन परमाणु है, मतलब ना तो परमाणु पर प्लस लगा है और ना ही माइनस। तो उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर, और इसके बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तो उदासीन परमाणु के लिए अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई परमाणु धनावेश हो जाता है, या परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या में त्यागने पर कमी और ग्रहण करने पर क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो उस समय फिर परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो परमाणु क्रमांक ज्यादा हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर चलेंगे, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन नहीं देते। हम डेफिनेशन क्या देते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, या धनावेश की संख्या के बराबर होता है क्या? परमाणु क्रमांक। क्योंकि प्रोटॉन को ना तो त्याग करता है परमाणु, और ना तो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो हम यहाँ से जनरल प्रोटॉन को लेकर परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो अगर कोई हमसे कहता है परमाणु क्रमांक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो धनावेश इकाई की संख्या होती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और इसे नोट किससे करते हैं? तो परमाणु क्रमांक को हम लोग नोट करते हैं Z से। किससे नोट करते हैं? Z से। तो क्या हुआ परमाणु क्रमांक? जो परमाणु क्रमांक होता है तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश प्रोटॉन धनावेश इकाई की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं।
ठीक है, और इसे नोट किससे करते हैं, जेड से। अब अगर बात करें हम परमाणु भार की, तो आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा कि रदरफोर्ड ने बताया कि किसी परमाणु का जो कुल भार होता है वो उसके नाभिक में क्या होता है, स्थित होता है। तो नाभिक में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं कि किसी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, परमाणु भार। मतलब इसे और परमाणु भार को नोट किससे करते हैं, ए से। तो ए बराबर जेड प्लस क्या हुआ, सॉरी पी प्लस क्या हुआ, एन। तो P क्या हुआ, प्रोटॉन, और N क्या हुआ, न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु का परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के क्या होता है, बराबर। मेरी बात समझ आ गई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गुड। अब देखो आपने इसी में दो टॉपिक और पढ़े, एक पढ़ा आपने आइसोबार और एक पढ़ा आपने आइसोटोप्स। आइसोबार मतलब हुआ संभारित, जिसे आइसोबार कहते हैं, और समस्थानिक का मतलब हुआ आइसोटोप्स। तो होता क्या है हम बताते हैं आपको, समभारित क्या है और समस्थानिक क्या है। सम मीन्स क्या हुआ, समान, और भारी मीन्स क्या हुआ, भार। जिसके भार क्या हो, समान हो। तो ध्यान देना, यहां पर आपने आर्गन लिया, पोटेशियम लिया, कैल्शियम लिया, 40 40 40। तो इनके परमाणु भार तो समान है, लेकिन क्या एलिमेंट्स परमाणु ये सेम है, नहीं सेम है। तो डेफिनेशन देखना क्या कहते हैं, सुनना, समभारी भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या हो, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न। बेटे क्या कहलाते हैं, समभारी। 18 आर्गन अलग है, पोटेशियम अलग तत्व है, कैल्शियम अलग है, तो अलग अलग परमाणु भी होंगे। तो पहला डेफिनेशन क्या होगी, अलग अलग तत्वों के या भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाए। अगर कोई कहता है समभारी क्या है, तो एक सिंपल सा मतलब समझिए, हमने बोला कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान नहीं होते, समभारी कहलाते हैं। जबकि अगर यहां पर बात करें 1h1 1h2 1h3, तो इनमें क्या है, एक ही तत्व के सेम है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न। बेटे वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। मेरी बात समझ आ गई। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। और जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समभारी। बाकी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके।